नमस्ते फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल एसजी केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने एक नया तरीका सोचा है कि आज से हम जेट के साथ साथ आईसीआर और नीट का सिलेबस भी पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं जेट के सिलेबस को कवर करूंगा, फिर उसी में मिक्स करते हुए मैं आईसीआर के सिलेबस में जाऊंगा और फिर उसी को मिक्स करते हुए नीट के सिलेबस में जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपके मैक्सिमम टॉपिक 70% सिलेबस तीनों में सेम है। उसके बाद थोड़ा सा टॉपिक आईसीआर में बढ़ जाता है, फिर आईसीआर के बाद थोड़ा सा नीट में बढ़ जाता है लेवल। ठीक है, तो पहले जेट के हिसाब से चलेंगे, फिर उसी में ऐड करते हुए आईसीआर के टॉपिक पढ़ेंगे और उसी में ऐड करते हुए फिर नीट के टॉपिक पढ़ेंगे। इससे हमें नए बार बार अलग अलग एक ही चैप्टर है वो बार बार दोबारा से नहीं पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है आवर्त सारणी। चलो स्टार्ट करते हैं। आवर्त सारणी होती क्या है? दरअसल देखो, आवर्त सारणी है क्या चीज और हमारी रसायन विज्ञान जो केमिस्ट्री है उसमें इसका क्या मतलब है, ये कहाँ काम में आती है, वो सारी बातें आज करेंगे। देखो आवर्त क्या होता है। दरअसल देखो, आवर्त का मतलब होता है एक पंक्ति, और पंक्ति कुछ इस तरह की होती है, इस तरह की होती है। ठीक है, तो ये होती है खड़ी पंक्ति। तो इस खड़ी पंक्ति को आवर्त नहीं कहते, जबकि जो ये तिरछी या आडी जो पंक्ति है उस पंक्ति को क्या कहते हैं? आवर्त। ये कैसे बनी हुई है? एक बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, ऐसे मिलकर कई बिंदु आए और वो एक दूसरे को जैसे सम्मिलित किए तो एक सीधी रेखा बनी है। क्षैतिज पटल पे सीधी रेखा बनी है, उसको क्या कहेंगे? आवर्त कहेंगे। क्या कहेंगे? आवर्त कहेंगे। यानी मैं कहूं कि एक विद्यार्थी के दाएं बाएं में एक एक विद्यार्थी खड़ा करता गया तो एक उनकी एक सीधी जो संरचना बनी, वो एक स्ट्रक्चर बनी, वो क्या कहलाई? आवर्त कहलाई। ठीक है, अब देखिए ये तो क्या हो गया आपका? एक आवर्त हो गया। समझ में आई? अब मैं इसी आवर्त के बाद दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, ऐसे आवर्त बनाता गया तो ये क्या बन गई? एक पूरी सारणी बन गई। क्या बन गई? सारणी। यानी वैसे की वैसे आवर्त बार बार रिपीट होते वो क्या होगी? आवर्त सारणी। और ये पूरी कंप्लीट संरचना को क्या कहेंगे? आवर्त सारणी। अब सर इस आवर्त सारणी का हमारी केमिस्ट्री में क्या मतलब है, क्या अर्थ है, वो देखो। देखो प्रकृति में जितने भी ज्ञात तत्व थे, प्रकृति में जितने भी ज्ञात तत्व थे उन्हें आवर्त सारणी में जमाया गया। प्रकृति में जितने भी ज्ञात तत्व थे उन्हें आवर्त सारणी में जमाया गया। यानी मैं एक सीधी सी शब्दों में ये कह सकता हूं कि प्रकृति में ज्ञात तत्व को, प्रकृति में ज्ञात सभी तत्वों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया गया, जिससे एक संरचना का निर्माण हुआ और उसे क्या कहा गया? आवर्त सारणी कहा गया। क्या कहा गया? आवर्त सारणी कहा गया। अब देखो आवर्त सारणी में आपके 5 वैज्ञानिक आए मोस्ट रूप से। आपके सिलेबस में 5 ही, वैसे तो बहुत से वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने अपनी अपनी अवधारणाएं दी, अपनी अपनी आवर्त सारणी दी, लेकिन आपके 5 वैज्ञानिक काम के हैं। पहला डोबेराइनर आया, दूसरा न्यूलैंड आया, तीसरा लोथरमेयर आया, चौथा मेंडलीफ आया और 5वां मोजले आया। याद रहेगा। देखो 5 वैज्ञानिक आए। पहला डोबेराइनर, दूसरा न्यूलैंड, तीसरा लोथरमेयर, चौथा मेंडलीफ और 5वां मोजले। ठीक है, चौथा मेंडलीफ और 5वां मोजले। अब देखो इनकी कहानी 1829 से शुरू हुई और 1913 में जाकर खत्म हो गई। यानी सबसे पहले जो डोबेराइनर आया था वो 1829 में आया था और सबसे लास्ट में आपका जो मोजले आया था वो 1913 में आया था। यानी इनका जन्म नहीं हुआ था ये 1829 1913, बल्कि इन्होंने जो अवधारणा दी थी आवर्त सारणी के बारे में, जो कथन दिए थे, जो अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी, वो इस सन में इन्होंने प्रस्तुत की थी। 1829 से लेके 1913 के पीरियड में इन्होंने सबने दे दी थी। ठीक है, तो डोबेराइनर 1829 में आए, मोजले आपके 1913 में आए थे, आपके जो न्यूलैंड सर थे ये 1865 में आए थे और लोथरमेयर थे ये 1869 में आए थे, आपके मेंडलीफ भी 1869 में आए थे। देखिए आपकी एनसीईआरटी कहती है कि 1869 में लोथरमेयर आया था। ठीक है, और कुछ स्टैंडर्ड जो बुक है वो कहती है कि मेंडलीफ 1869 में आया था। अब कंफ्यूजन यहां है, तो आप एक काम करना, आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से चलना। जेट, आईसीआर, बीएचयू, नीट, जेई में एनसीईआरटी काम में आएगी। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है? 1869 में कौन आया था? लोथरमेयर आया था। याद रखना इस बात को। वैसे आपके डाटा बेस्ड क्वेश्चन कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी आप याद रखना इस बात को। अब बात ये समझ में आती है कि सर इतने सारे डाटा कैसे याद रखे जाए। मेरे को एक चीज़ बताओ, 1800 सब में कॉमन है क्या? तो 18 तो हटा दो, समझ गए। और 1900 सबसे लास्ट वाला है एक, तो एक ये से याद रह जाएगा। अब मैं कहूँ कि ये कितने नंबर है?
2, 4, 6, 8 और 10। सोचो 1 मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए सोचो कि ये उसका नंबर है। किसका नंबर है? उसका नंबर है। वो नंबर ये देके गई है, वो ये नंबर देके गई है और यही नंबर पे आज करना है कॉल। समझ गए क्या? तो कौन से नंबर पे कॉल करना है? 29 65 69 69 13। 29 65 69 69 13। क्या अब याद नहीं रहेगा क्या? उसके नंबर भी भूले जाते हैं क्या? कभी नहीं भूले जाते ना। तो ये नंबर उसी तरीके से याद करना है। 29 65 69 69 13 सारे वैज्ञानिकों के तरीके याद हो जाएंगे। समझ में आई क्या ये बात? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। डोबेराइनर से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में मोज़ले तक चलते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे कि डोबेराइनर से लेके आपके मोज़ले तक का। जरा देखो, डोबेराइनर ने जो अपना नियम दिया वो कब दिया? 1829 में दिया। और डोबेराइनर का जो नियम था वो था एक त्रिक नियम। कौन सा नियम था? त्रिक नियम था। ठीक है, देखिए मैं आपको सिर्फ बताया जा रहा हूँ, बोर्ड पे कम लिखूंगा, तो आप ये मत समझना कि सर हम इसे कैसे उतारे। या तो आप वीडियो को पॉज करो और वैसे उतार लो, या फिर आप चाहो कि सर हम तो उतार नहीं पा रहे हैं, काफ़ी स्पीड से काम चल रहा है, ये हो रहा है सर, पुराना लेक्चर रह गया, तो मैं आपको 2-4 दिन बाद से आपको जितने भी मैंने नोट्स बनाए इन चैप्टरों के, इन लेक्चर्स के, वो सब डिस्क्रिप्शन में लिंक देना स्टार्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब देखो डोबेराइनर का त्रिक नियम था और ये इसको त्रिक नियम को द्रव्यमान नियम भी कहा गया था। याद रखना, द्रव्यमान नियम। कौन सा नियम? द्रव्यमान नियम और त्रिक नियम। अब डोबेराइनर का जो त्रिक नियम था वो क्या कहता था, किस पे आधारित था? तो जो डोबेराइनर था उसका जो त्रिक नियम था या जो द्रव्यमान नियम था वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। किस पे आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। अब डोबेराइनर ने कहा कि हमने कुछ ऐसे 3 तत्वों की त्रिक बनाए हैं। कितने? 3 तत्वों की त्रिक बनाए हैं। उसमें से पहला और जो तीसरा है उन दोनों के, पहला और जो तीसरा है उन दोनों का परमाणु भार है, उन दोनों का परमाणु भार है, उसका औसत मध्यवर्ती तत्व का परमाणु भार होता है। और इन दोनों के जो गुणधर्म हैं उनके मध्यवर्ती ही गुणधर्म उस मध्य वाले तत्व के होते हैं। जरा देखना, मैं समझाता हूं आपको। उन्होंने लिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। उन्होंने इस तरह से 3 तत्व लिए। उन्होंने कहा कि लिथियम का जो परमाणु भार है वो 7 होता है, सोडियम का अपने को निकालना था और इसका 39 होता है। उन्होंने क्या बताया कि इन दोनों का परमाणु भार का योग का आधा, यानी औसत हो गया 7 + 39, औसत 2 कर दिया, कितना हो गया 46/2, कितना हो गया 23। ये क्या बताया इन्होंने कि ये जो परमाणु भार है ये इसका होता है। किसका? बीच वाले तत्व का, सोडियम का नहीं, इन दोनों के जो बीच वाला तत्व है उसका होता है। तो यहां पर सोडियम है तो सोडियम का हो जाएगा। ऐसे ही उन्होंने बहुत से त्रिक दिए, जरा मैं आपको बताता हूं किस तरह से। उन्होंने फिर यही कहा था कि इन दोनों का जो औसत है वो तो ये हो गई, इन दोनों के जो गुणधर्म है उनका ही मध्यवर्ती इसके गुणधर्म होंगे। समझ में आई क्या बात? देखना जरा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसके बाद आप याद कर सकते हो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। क्या? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। याद रहेगा। इस तरह से उन्होंने कुछ तत्वों के त्रिक दिए थे और उनमें ये सारे के सारे नियम लागू हो रहे थे कि इसका परमाणु भार और इसका परमाणु भार उसका मध्यवर्ती ही मध्य वाले का परमाणु भार था। मैंने एक का बता दिया, बाकी का आप चेक कर लो चाहे। ठीक है, अब फिर सर जब आप ये बता रहे हो कि इनका त्रिक नियम लागू हो गया तो फिर आगे जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो, ये त्रिक नियम यहां तक लगा, मैंने ये थोड़ी कहा कि सब में लग गया। उस समय तक जितने ज्ञात तत्व थे एक तो उन सब में नहीं लगा, और उन्होंने जो त्रिक नियम दिए उनमें से ही कई तत्वों में नहीं लगा। समझ गए? उनमें से ही कई तत्वों में नहीं लगा। जैसे मैं बात करूं फेरस, कोबाल्ट और निकिल। कितना? फेरस, कोबाल्ट और निकिल। अब उन्होंने कहा कि जो इन दोनों का होगा वो इसके मध्यवर्ती होगा, जबकि हमने देखा कि इसका तो 56 के समथिंग होता है, इसका 58 होता है, इसका भी 58 होता है, तब इन दोनों का बराबर है, बल्कि इसका मध्यवर्ती का इससे भी ज़्यादा है।
इसका तो 58 या 59.1 होता है और इसका 58.9 के समथिंग होता है परमाणु भार। तो ये इसका ज्यादा है, जबकि इन दोनों के मध्यवर्ती होना चाहिए ना। तो इन्होंने जो त्रिक नियम दिया या उस टाइम पे जितने ज्ञात तत्व थे उन्हीं में ये फेल हो गया, पहली बात समझ गए इस तरह से। उसके अलावा एक और दिया इन्होंने, रुथेनियम, रोडियम और पैलेडियम। कौन सा? रुथेनियम, रोडियम और पैलेडियम। इसमें भी यही सीन रहा, इसका 101 पॉइंट कुछ था, इसका 102 पॉइंट कुछ था, इसका भी 102 पॉइंट कुछ था। जबकि इसका 102 पॉइंट अगर मान लो इसका 5 था तो इसका 2.4 ही था। इसका तो इन दोनों से ही ज्यादा हो रहा है। कहाँ लगा? मध्यवर्ती है क्या? मध्यवर्ती तब मानते 102.1 होता मान लो, या 101.5 के समथिंग होता, तब तो मध्यवर्ती मान लेते। जबकि ये तो इससे ही ज्यादा जा रहा है, इसकी तरह इससे ही ज्यादा जा रहा है। तो क्या ये त्रिक नियम में लागू हुआ? क्या नहीं हुआ। तो ये क्या है? त्रिक नियम का अपवाद। क्या है? त्रिक नियम का अपवाद। इसीलिए डोबे-राइनर का त्रिक नियम सभी जगह लागू नहीं हुआ। बात समझ में आई क्या? डोबे-राइनर केवल यहीं पर आकर समाप्त हो गया था, समझ गए। इसके बाद आते हैं न्यूलैंड भाई साहब। कौन से भाई साहब? न्यूलैंड भाई साहब। अब आपको पता तो है ही कि न्यूलैंड भाई साहब कब आए थे। अब मैं बार बार आपको सन बताने वाला हूं नहीं, समझ गए। बस उसके नंबर है, आपकी मर्जी हो तो उसे अगर फ़ोन करना है तो याद रख लो, और अगर फ़ोन नहीं करना है तो मत रखो, आपकी मर्जी, समझे। देखो न्यूलैंड सर आए, न्यूलैंड ने ये कहा, देखो पहली बात मैं आपको एक बात सबसे बीच में बता देता हूँ कि डोबे-राइनर, न्यूलैंड, मैंडलिफ और लोथर, चारों के जो परमाणु जो कथन थे इनके आवर्त सारणी के, वो सारे के सारे किस पे आधारित थे? परमाणु भार पे, परमाणु द्रव्यमान पे। याद रखना इस बात को, परमाणु भार पे या आणविक भार पे इनके जो आवर्त नियम थे वो आधारित थे। एक मोजले ऐसे थे जिनके परमाणु क्रमांक पे आधारित थे, मोजले का परमाणु क्रमांक, और बाकी सबके किस पे? परमाणु भार पे। याद रहेगी ना ये बात, तो मैं बार बार नहीं बताने वाला। देखो न्यूलैंड था, न्यूलैंड ने तत्व, जितने भी ज्ञात तत्व थे उन सभी ज्ञात तत्वों को संगीत के 7 सुरों के हिसाब से, किसके हिसाब से? संगीत के 7 सुर। वो जानते हो ना वो पेटी बाजा बजाने वाला गिटार साइनिंग जो आता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, बस वही सीन था। सा रे गा मा पा धा नी और फिर से सा, तो वापस सा आ गया। इस तरह से उन्होंने क्या किया, जितने भी ज्ञात तत्व थे उन सभी ज्ञात तत्वों को इसके आधार से उन्होंने जमाया, और उन्होंने कहा कि प्रत्येक 7 तत्वों के बाद 8वां जो तत्व आता है, प्रत्येक 7 तत्वों के बाद जो 8वां तत्व आता है वो पहले तत्व के समान गुणधर्म दर्शाता है। किसके समान दर्शाता है? पहले के समान ही। तो क्या लिखूं? देखो उन्होंने कहा हाइड्रोजन, हीलियम, जो अक्रिय गैसें थी वो सबसे पहले मेंडलिफ ने निश्चित की थी। मेंडलिफ ने एक आवर्त बनाया था उनका अलग से, सॉरी एक वर्ग बनाया था अलग से, यानी मेंडलिफ ने व्यवस्थित किया था अक्रिय गैसों को। ना आपके न्यूलैंड ने किया, ना डोबे-राइनर ने किया, ना लोथर मेयर ने किया, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, लेकिन वो थी नहीं उस टाइम पे, तो हीलियम को छोड़ के लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। फिर फ्लोरीन, नियोन आयनी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और फिर सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। फिर आर्गन आयनी, पोटेशियम, फिर कैल्शियम, ठीक है। पोटेशियम, उसके बाद क्या आया? कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम के बाद आपके पास, कैल्शियम के बाद आया आपके पास फ्रेंड्स ये न्यूलैंड का अष्टक नियम है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, आपको स्क्रीन पे फोटो दिखाई दे रही है। कैल्शियम के बाद आया आपके पास अष्टक नियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और फिर फेरस। इतने तत्व वहां पर आ गए। इन्होंने कहा, इनका नियम क्या था? जो ये संगीत के 7 सुर हैं, ठीक है, ये संगीत के 7 सुर हैं, 8वां जो तत्व आएगा वो पहले तत्व की समान गुणधर्म दर्शाएगा। चलो यहां तक मैंने बात मान ली, मुझे कोई एतराज नहीं था, ठीक है। अब मैंने देखा, इसमें मैंने एक चीज पाई, मैंने देखा, चलो मान लिया हाइड्रोजन के गुणधर्म कुछ कुछ फ्लोरीन से मिलते हैं, क्योंकि इसकी भी जो संयोजकता होती है वो एक होती है जनरल, इसकी भी एक होती है, इसकी भी एक होती है, मैंने मान ली, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी भी मैंने मान ली। आधुनिक आवर्त सारणी के ज्ञान के आधार पर बता रहा हूँ आपको, मैं आधुनिक आवर्त सारणी में सारी चीजें सिखाऊंगा, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सारी की सारी तीनों की तीनों धातुएं हैं, मैंने मान ली, एक ही बात है। लेकिन जब मैं आगे चलता गया मुझे लास्ट में एक चीज पता चली
कि यहाँ पर ऑक्सीजन तो क्या है, गैस, और आपका जो ये फेरस आयरन है यह है एक तरह की धातु। धातु को एक जगह रख दिया इन्होंने, तो एक दूसरे के गुणधर्म कैसे समान हो सकते हैं, जरा बताइए मुझे। क्या समान हो सकते हैं क्या? ये अधातु है, ये धातु है, ये गैसीय अवस्था में है, ये ठोस अवस्था में है, बोलो। ये इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन दान देता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है, ये अधिक विद्युत ऋणी है, ये न्यून विद्युत ऋणी है। अरे सर ये धातु है और ये अधातु है, समझ में आई क्या? तो क्या न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है क्या वो सब जगह लागू हो रहा है क्या? माना कुछ जगह लागू हो रहा है, लेकिन क्या सब जगह लागू हुआ क्या? नहीं हुआ ना, सब जगह लागू नहीं हुआ ना, इसलिए न्यूलैंड भाई साहब भी यहीं पर आकर फ्लॉप हो गए। सबसे बड़े दोस्त तो यही था इनका कि जब इन्होंने कहा कि जो सारे गुणधर्मों को समान होते हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने धातु और अधातु को एक जगह रख दिया। सबसे बड़ा दोस्त तो ये था। दूसरा दोस्त, प्रकृति में जितने तत्व थे उन सभी ज्ञात तत्वों को ये व्यवस्थित नहीं कर पाए। इतने तत्व थोड़ी थे, बहुत से तत्व थे, उनको ज्ञात नहीं कर पाए, उनको व्यवस्थित नहीं कर पाए, व्यवस्थित नहीं कर पाए। दूसरा इनका जो दोस्त था वो ये हो गया। तीसरा, इन्होंने जो बात बोली उसी बात पे ये डिपेंडेड, खुद निर्भर ना रहे कि मैं कह क्या रहा हूँ और कर क्या रहा हूँ। समझ गए क्या बात? और जो आने वाले जो नए तत्व थे उनके लिए इन्होंने अपनी पूरी आवर्त सारणी में कोई जगह नहीं छोड़ी कि जो आने वाला तत्व होगा उसे मैं कहाँ व्यवस्थित करूंगा। इन्होंने तो आवर्त सारणी इन्हीं 3 ही आवर्तों में कंप्लीट कर दी, इसके बाद कोई जगह ही नहीं छोड़ी, ना नीचे छोड़ी, ना ऊपर, ना बीच में, कहीं नहीं छोड़ी। समझ गए क्या? इसके बाद आते हैं आपके मेंडलीव भाई साहब। कौन से? मेंडलीव। समझ गए क्या? मेंडलीव के पहले अपन लोथर मेयर पढ़ते हैं। पहले देखो, लोथर मेयर आपके इतना ज़्यादा नहीं आता है, आज दिन तक कभी आपके एग्जाम में नहीं आया है। एक बार आईसीआर और नीट में एक बार इसका क्वेश्चन आ चुका है, जेट में इतना नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो, लोथर मेयर का जो वक्र था सबसे पहले किस पे आधारित था? वही परमाणु भार पे, परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। और उन्होंने कहा कि जो तत्व थे लोथर मेयर के वक्र के अनुसार जो तत्व दिए गए थे जिन्हें एक समान स्थिति पर रखा गया, उन सभी तत्वों की जो स्थिति थी वो किसके आधार पर बनाई गई थी? वो थी परमाणु आयतन, गलनांक और क्वथनांक जैसे रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों पे आधारित थी। उन्होंने कहा कि परमाणु आयतन समान होता है, क्वथनांक और गलनांक में कुछ समानता पाई जाती है, उसी के आधार पर लोथर मेयर ने अपना वक्र दिया था। जरा देखो, लोथर मेयर का वक्र कुछ इस तरह से स्टार्ट होता था, यहां से लेके यूं गया, फिर यूं आया, फिर उसके बाद यूं गया और फिर यूं आया। समझ गए? इन्होंने कहा कि जो ये जो वक्र है इसका जो मेन शीर्ष जो टॉप पॉइंट है, यानी जो चोटी वाला भाग है, इस पे इन्होंने सभी धातुओं को निश्चित कर दिया। किसको? सार धातुओं को निश्चित कर दिया। क्या कर दिया? सार धातुओं को निश्चित कर दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो ये अवरोही भुजा है, कौन सी? आरोही ऊपर चढ़ने वाली, अवरोही नीचे उतरने वाली भुजा पे इन्होंने क्या किया? सार मर्दा धातुओं को व्यवस्थित कर दिया। किसको व्यवस्थित कर दिया? सार मर्दा धातुओं को, सार मर्दा धातु को व्यवस्थित कर दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो अवरोही भुजा पे तो सार मर्दा धातु हो गई, और जो आरोही भुजा थी उस पे इन्होंने हेलोजनों को व्यवस्थित कर दिया। किसको व्यवस्थित कर दिया? येलो हेलोजनों को व्यवस्थित कर दिया। समझ गए? उसके बाद इनके पास एक ही जगह खाली रही, कौन सी? ये नीचे वाला टिप पार्ट। तो नीचे वाले टिप पार्ट पे इन्होंने यहाँ तो कार्बन को व्यवस्थित किया, और बाकी के जो टिप पार्ट थे उन पे इन्होंने जो धातुएं हैं, डी ब्लॉक की जो धातुएं हैं, उन डी ब्लॉक की धातुओं को व्यवस्थित कर दिया। फेरस, कोबाल्ट, कुछ इस तरह से, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, कुछ इस तरह से व्यवस्थित कर दिया। यहाँ पर इन्होंने एल्यूमिनियम को रखा था। समझ गए क्या? इतना सा केवल लोथर मेयर वक्र था। आपसे केवल लोथर मेयर वक्र के बारे में यह पूछा जा सकता है कि एक तो जो लोथर मेयर का वक्र था वो किस पे आधारित था, किस हिसाब से उन्होंने दिया था? तो परमाणु द्रव्यमान पे तो था ही, लेकिन उनके जो मूलभूत आधार थे वो क्या थे? परमाणु आयतन, गलनांक और क्वथनांक। क्या? परमाणु आयतन, गलनांक और क्वथनांक। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपसे यह बन सकता है कि उन्होंने टॉप पार्ट पे क्या रखा था? सार धातुओं को। किसको रखा था? सार धातुओं को। आरोही भुजा पे हेलोजनों को, अवरोही भुजा पे सार मर्दा धातुओं को, और सबसे जो नीचे वाला पार्ट था उस पे किसको रखा? उन्होंने डी ब्लॉक की धातुओं को। किसको रखा? डी ब्लॉक की धातुओं को। इतना सा आपको याद रखना है बस, इसके अलावा और कुछ भी लोथर मेयर वक्र के बारे में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। समझ गए? इसके बाद आपके आते हैं मेंडलीव सर। देखिए,
सबसे पहले तत्वों को व्यवस्थित करने की जो होड़ में सबसे आगे थे, सबसे अच्छा प्रयास किया, सबसे बढ़िया काम किया, वो किसने किया था? आपके मेंडलीव सर ने। यानी ये कहा जाता है कि आवर्त सारणी के जो जनक हैं, क्या जनक, आवर्त सारणी के जो जनक राजा हैं, जनक राजा कौन थे? सीता के पिता, भगवान श्री राम की धर्म पत्नी सीता जी के पिता थे जनक राजा। और आवर्त सारणी का जो जनक है वो किसको कहा गया? यानी सीता का पिता, आवर्त सारणी में सीता का पिता किसे कहा गया? मेंडलीव को कहा गया, मेंडलीव को कहा गया। समझ गए क्या? किसको कहा गया? मेंडलीव को कहा गया। अब मेंडलीव ने ऐसा कौन सा काम कर दिया था कि इन्हें जनक राजा की उपाधि दे दी गई? किसकी दे दी गई? जनक राजा की। तो देखिए जरा, मेंडलीव ने क्या किया कि उस टाइम पे हाइड्रोजन से लेके 1 नंबर 90 नंबर यूरेनियम तक जितने भी तत्व थे, 1 से लेके 90 नंबर तक के जितने भी तत्व थे, उनमें से सभी ज्ञात तत्व, कितने तत्व थे? ज्ञात तत्व 63 तत्व, उनको एक साथ व्यवस्थित कर दिया। जितने भी ज्ञात तत्व थे मेंडलीव के टाइम पे केवल 63 तत्व ज्ञात थे, और उन सभी 63 तत्वों को इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में एक जगह व्यवस्थित कर दिया। आपको स्क्रीन पे मेंडलीव की आवर्त सारणी का चित्र दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? इसमें देखो आपको साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कहाँ क्या था, कौन सा किस हिसाब से इन्होंने व्यवस्थित किया। अब जरा देखो, मैं आपको बताता हूँ। देखो 63 तत्वों को ज्ञात किया, इसीलिए इनको आवर्त सारणी का जनक कहा गया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ इस तरह की अपनी जो आवर्त सारणी थी, उस आवर्त सारणी में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 7 आवर्त बनाए। कितने आवर्त बनाए? आवर्त 7 बनाए, ठीक है। वर्ग कितने बनाए? वर्ग इन्होंने बनाए 1 से लेके 8 तक। कितने? 1 से लेके 8 तक बनाए। अब देखो, आधुनिक आवर्त सारणी से अगर इन आवर्तों की और वर्गों की अगर मैं तुलना करूं तो आवर्त तो सेम के सेम रहेंगे, लेकिन अगर मैं वर्ग की अगर मैं तुलना करूं तो कुछ अलग तरीके से दिए गए थे। वो वर्गों की अगर तुलना बात करें तो किस तरह से तुलना की जाती है वो जरा देख लो एक बार आप। आवर्त तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन वर्ग में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट ए जो वर्ग है वो आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा वर्ग है? तो देखो, फर्स्ट ए को, ये तो है मेंडलीव की और ये है आपकी आधुनिक आवर्त सारणी। तो फर्स्ट ए को पहला वर्ग नाम दिया गया, फिर सेकंड ए को दूसरा नाम दिया गया, फिर आपके पास थर्ड से लेके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 7, ठीक है। ये कौन से थे? बी वाले। कौन से? बी, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, ठीक है। फिर आपका जो 8वां था, आपका जो 8वां था उसे शून्य ग्रुप या 18वां ग्रुप दिया गया, अक्रिय गैसों वाला 18वां, ठीक है। कौन सा दिया गया? अक्रिय गैसें 18वां, सॉरी 8वें को नाम दिया गया 8, 9 और 10, 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया केवल 8वें को। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है फिर वापस से फर्स्ट बी, सेकंड बी, ठीक है, क्योंकि इनका ए हो गया था दोनों का, बी बच गया था, इसको नाम दिया गया 11वां आधुनिक आवर्त सारणी में, इसको 12वां। फिर उसके बाद आपके पास थर्ड ए, फिर फोर्थ ए, फिर उसके बाद फिफ्थ ए, फिर उसके बाद 6 ए, फिर उसके बाद 7th ए, ठीक है। इसको नाम दिया गया ए 13, 14, 15, 16 और 17। सबसे लास्ट में जो मेंडलीव के थे 1 से लेकर 8 तक तो मेंडलीव ने दिया ही, उसके बाद उन्होंने एक और रखा अक्रिय गैसों को जो साइड में रखा था, उसको नाम दिया था उन्होंने शून्य वर्ग। कौन सा? शून्य वर्ग। और उसी शून्य वर्ग को, शून्य को नाम दिया गया आधुनिक आवर्त सारणी में 18। इस तरह से मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें भी 7 आवर्त थे
और जो मोजले की थी उसमें भी 7 आवर्त थे। लेकिन वर्गों की बात करें तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल मिला के शून्य सहित मेंडलीव की में तो 9 वर्ग थे और आधुनिक आवर्त सारणी में कितने थे? 18 वर्ग थे। कंफ्यूज बच्चा यहीं आकर हो जाता है कि 8 थे कि 9 थे। देखिए 9 थे, 1 से लेके 8 तक थे और 9वां कौन सा था? शून्य वाला। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी में कितने थे? टोटल 18। आपको पता चल गया किस तरह से थे 18, समझ में आई। और आधुनिक और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें भी मैंने तुलना करके बता दी कि थर्ड ए है उसको कौन सा नाम दिया, फोर्थ ए है उसको कौन सा नाम दिया, फर्स्ट ए को कौन सा नाम दिया, 8वें में कितने आए थे, शून्य को कौन सा नाम दिया। यहां तक क्लियर है। इसके बाद देखो आपकी जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, अब मेंडलीव ने जब सारे 63 तत्वों को ज्ञात कर दिया तो इन्होंने और क्या उपलब्धि प्राप्त की? देखो इनकी जो उपलब्धि थी वो बहुत अच्छी वाली उपलब्धि थी, क्योंकि देखो इन्होंने 63 तत्वों के अलावा भी इन्हें पता था कि भविष्य में बहुत से तत्व आने वाले हैं। कौन से? बहुत से तत्व आने वाले हैं, और उन तत्वों के बारे में इन्होंने पहले से भविष्यवाणी कर दी। और इन्होंने क्या किया? एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के मध्य इन्होंने जगह छोड़ी, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे, जस्ट नीचे इन्होंने जगह छोड़ी, और इन्होंने कहा कि एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे आने वाले तत्वों को इन्होंने एका एल्यूमिनियम नाम दिया, और सिलिकॉन के जस्ट नीचे आने वाले तत्वों को एका सिलिकॉन नाम दिया। समझ गए? एका सिलिकॉन नाम दिया। अब बाद में जब आधुनिक आवर्त सारणी आई या जब तत्वों की खोज की गई तो जो एका एल्यूमिनियम था इसे तो नाम दिया गया आपका गैलियम, और इसे नाम दिया गया आपका क्या? जर्मेनियम। तो ये एक इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि एका एल्यूमिनियम और एका जर्मेनियम, जो एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन था इनका नाम गैलियम और जर्मेनियम दिया गया। इन्होंने भविष्यवाणी कर दी पहले से ही कि ऐसे तत्व आएंगे और उनका नाम ये रहने वाला है। बहुत बढ़िया साहब। इसके अलावा देखो इनका जो सबसे, देखो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो मेंडलीव थी उसका जो आवर्त सारणी थी वो किस पे आधारित थी? तो ये था कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के रासायनिक और जो भौतिक गुणधर्म हैं वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके बाद देखो मेंडलीव ने कौन कौन से दोष उत्पन्न कर दिए थे, कौन कौन से दोष उत्पन्न कर दिए थे। देखो मेंडलीव तो पहले तो ये बात बोल रहा है कि जी साहब जो है वो परमाणु भार के आधार पर सभी तत्वों को व्यवस्थित किया जाएगा, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। कौन सी गलती करी जरा देखना। इन्होंने गलती करी कि जो कोबाल्ट और जो निकिल है, कोबाल्ट और निकिल है इसका 58.9 होता है और इसका 58.1 होता है। अब बताओ पहले किसको रखा जाए? परमाणु भार इसका कम है तो पहले निकिल आना चाहिए, उसके बाद कोबाल्ट आना चाहिए, यही होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस तरीके से रख दिया। अब बताओ उन्होंने जो नियम दिया कि परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित करेंगे, बढ़ते हुए क्रम के आधार पर व्यवस्थित करेंगे, क्या बढ़ते हुए क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया? क्या उन्होंने नहीं किया ना, बढ़ते हुए क्रम के आधार पर व्यवस्थित नहीं किया, इसलिए उनका ये नियम क्या हुआ? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक ही वर्ग यहाँ पर फर्स्ट ए और फर्स्ट बी जो आया उसमें उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर तो उन्होंने हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम यानी सारी धातुओं को रख दिया, और उसी में इन्होंने क्या किया? सिक्का धातुएं कॉपर, एजी और एयू को रख दिया। क्यों भाई? दोनों के गुणधर्म समान है क्या? एक ही वर्ग में आप कैसे रख सकते हो? ये फर्स्ट ए फर्स्ट बी तो आधुनिक आवर्त सारणी के बाद हुआ है। आधुनिक आवर्त सारणी ने समझाया कि उन्होंने फर्स्ट ए फर्स्ट बी इस तरह से बनाया होगा। उन्होंने थोड़ी कहा था कि मैंने फर्स्ट ए फर्स्ट बी बनाया है, उन्होंने तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे दे दिया था और एक ही वर्ग में दो दो तत्व डाले थे। उन्होंने कहा कि रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं वो समान भी होते हैं। तो यहाँ क्या बताओ, लिथियम और कॉपर के जो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म वो समान है क्या? नहीं है ना समान। जब समान नहीं है तो आप एक जगह कैसे रख सकते हो मुझे बताओ? ये सिक्का धातु है, ये सार धातु है, इनकी रिएक्टिविटी अलग होती है, गुणधर्म ही अलग होते हैं, तो कैसे आप एक जगह व्यवस्थित कर सकते हो? ये इनका सबसे बड़ा दोष था। एक दोष ये था और एक दोष ये था, दो तो सबसे बड़े दोष ये थे। तीसरा दोष था इन्होंने हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं कर पाए। इन्होंने किस आधार पर हाइड्रोजन को फर्स्ट ए में रख दिया? किस आधार पर हाइड्रोजन को फर्स्ट ए में रख दिया? 17वें वर्ग में भी तो रख सकते थे, वहां पर भी तो हाइड्रोजन हेलोजन से अपने गुणधर्म मैच करता है, तो फिर वहां क्यों नहीं रखा, यहीं क्यों रख दिया? यानी कुल मिला के हाइड्रोजन की स्थिति थी उसको निश्चित नहीं कर पाए थे ये।
उसके बाद बात आती है कि एक जो समस्थानिक नाम का वर्ड होता है, क्या, समस्थानिक। समस्थानिकों के अनुसार, इनके अनुसार क्या होता है समस्थानिक, एक ही परमाणु, यानी ऐसे एक ही कोई ऐसा तत्व है जिसके परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग। जैसे बात करूं मैं, कार्बन 612, कार्बन 614, कुछ इस तरह से। ये क्या है, समस्थानिक, जिसके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार अलग अलग हो, वो क्या होते हैं, समस्थानिक। क्या होते हैं, समस्थानिक। अब जब ये समस्थानिक है तो इनके अनुसार कार्बन का जो 12 वाला समस्थानिक है उससे तो एक जगह रखा जाए, और कार्बन का जो 14 वाला है उसको कुछ अलग जगह रखें। क्या कार्बन को दो जगह व्यवस्थित करने बैठू क्या? इस तरह से तो हाइड्रोजन के भी 3 होते हैं समस्थानिक, फिर क्या हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक को अलग अलग करे क्या? ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी, समझ में आई। और इन सभी गलतियों को, क्या, इन सभी गलतियों को मोजले ने एक ही झटके में दूर कर दिया। किस झटके में? उन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक और जो रासायनिक गुणधर्म है वो परमाणु क्रमांक के समान होते हैं। अब सभी क्वेश्चन सोल्व कर लो। क्या, सभी क्वेश्चन सोल्व कर लो। सोल्व करके दिखाऊं क्या, जरा देखना। परमाणु क्रमांक समान है तो क्या एक ही जगह रखूंगा क्या? और आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही जगह रखा गया है। आंसर मिल गया क्या इसका? उसके बाद देखो परमाणु क्रमांक के आधार पर रखेंगे, इसका 28 और इसका 27। क्या पहले इसे ही रखूंगा क्या, इसे बाद में रखूंगा क्या? आंसर मिल गया क्या? और इसे परमाणु क्रमांक के आधार पर रखूंगा तो फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में उन्होंने डिफरेंस किया था। फर्स्ट ए को तो उन्होंने पहला दिया था और फर्स्ट बी को कौन सा नाम दिया था, 11वां दिया था क्या? तो पहले और 11वें के बीच में क्या 9 ब्लॉक नहीं आएंगे क्या, 2 से लेकर 9 तक के? तो बीच में जगह ऑटोमेटिक हो जाएगी, जगह खुद ही हो जाएगी। तो क्या दोनों के गुणधर्म समान हुए क्या? एक जगह रखा क्या, नहीं रखा। ये आपका सीन यहाँ से क्रिएट हो जाता है। समझ में आई क्या? अब आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं। चमकाने वाली आधुनिक आवर्त सारणी थी। इसी सिस्टम की वजह से, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होने की वजह से, भौतिक व रासायनिक गुणधर्म तत्वों के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसी बात की वजह से आपके मोजले को जनक कहा गया। किसका? आधुनिक जनक। कौन सा जनक कहा गया? आधुनिक आवर्त सारणी का। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा गया? मोजले को कहा गया। और आवर्त सारणी का जनक किसे कहा गया? मेंडलीफ को। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी थी वो बहुत बड़ी थी। अगले वाले वीडियो में मैं आपको आधुनिक आवर्त सारणी समझाऊंगा, उसकी पूरी डायग्राम आपके सामने बनाऊंगा। अभी केवल थोड़ा ही पढ़ेंगे। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी थी, उस आधुनिक आवर्त सारणी में जो भी मोजले ने किया उसी के आधार पे मोजले को क्या कहा गया? आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा गया। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो भी तत्व थे, परमाणु क्रमांक, उनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म थे, वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन थे। तो उन्होंने कहा कि जो इनका जो परमाणु क्रमांक होता है, तत्वों का जो परमाणु क्रमांक होता है, वो अक्स किरणों की आवर्ती के, ये क्या है, वो अक्स किरण की आवर्ती के वर्गमूल के समानुपाती होता है। परमाणु क्रमांक अक्स किरण की आवर्ती के वर्गमूल के समानुपाती होता है। दरअसल इसका जो नेचुरल जो फॉर्मूला है वो होता है आवर्ती का रूट बराबर ए जेड माइनस बी। ठीक है। यहाँ पर जेड परमाणु क्रमांक या नाभिक का जो आवेश है वो एक ही बात होगी, जेड, और ए और बी है वो दोनों एक स्थिरांक होते हैं। ये जो न्यू है ये है अक्स किरण की आवर्ती। यहाँ से हम परमाणु क्रमांक के बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन सा किसका परमाणु क्रमांक है। आपको क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें आपको दी हुई होगी, अक्स किरण की आपको आवर्ती दी गई होगी, आपको जेड निकालना होगा। अगर जेड दिया होगा तो अक्स किरण की आवर्ती निकालनी है। वैसे ये क्वेश्चन आपके जेड में तो आता नहीं है, आज दिन तक तो आया नहीं है, बस ये पूछा जा सकता है कि ये किसके समानुपाती क्या होता है। तो ये वाला सीन आपके लिए केवल क्रिएट हो सकता है, इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता है यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर आपको भी अभी का भी सारी अगर मैं पीरियोडिक टेबल बता दूँ तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने पास जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपने पास केवल कुछ प्रॉपर्टीज़ ही बचेगी। तो देखिए मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ थोड़ा बहुत बताना आपको। यहाँ से आप देखो अभी याद हो जाएगी, आपको इतनी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी अच्छी वाली ट्रिक है, चिंता ना करो। आप देखो, है ली ना की रब से फरियाद। क्या याद हुआ क्या? है ली ना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद।
ठीक है। ये आपका कौन सा वर्ग है? पहला वर्ग है। आवर्त देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, 7 ही आवर्त होते हैं। और वर्ग कितने होते हैं? 18। अभी सारे के सारे वर्ग बना देता हूँ। देखो फिर दूसरा यहाँ से स्टार्ट होता है आपका बेरिलियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या ऐसे भी हो सकता है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, कैसे भी अब यहाँ याद करना चाहो आप कर सकते हो। उसके बाद देखो आपने देखा था कल मैंने यहाँ पर बनाया था जो डी ब्लॉक का, मैंने आपको जो लेक्चर डाला था मेरे इसी चैनल पे, तो वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था सब कुछ कि किस तरह से क्या हो रहा है। तो यहाँ से देखिए मैंने बोला था यहाँ से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, इतना मैंने कल बताया था। इसके जो नीचे के सारे पार्ट थे वो भी मैंने आपको बता दिए थे सारे के सारे टोटली, ठीक है। तो मैं आपको उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लेना डी ब्लॉक के, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं गिनना चाहूँ तो यहाँ से आपका दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10, 11 और 12 वर्ग तक की अपनी बात कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, आप अगर अभी भी देखना चाहो तो ट्रिक देख लो चाहे। सेकेंड ईयर लाए एसी, सेकेंड ईयर लाए एसी, टी जरा हाफ, टी जरा हाफ, वो नवाब था। कौन? करोड़ मोती वाला। मन, किसका मन नहीं टक रहा था? करोड़ मोती वाले का मन टक रे। FERUOS, फेरस की स्पेलिंग होती है, या फिर रूठा ओ सनम, ठीक है। कौन क्यों रूठा? कौन रहेगा आयरलैंड, सनम से क्यों रूठा? कौन रहेगा आयरलैंड, इसलिए। अब वो आयरलैंड क्यों नहीं जाना चाहता? नई पड़ोसन पटना की, कौन आई हुई थी वहां पर? नई पड़ोसन पटना की। फिर आगे ये CU कॉपर, QAGAU, क्यों आज आऊं, क्यों आज आऊं। जानकी चढ़ी, CD चढ़ी है गजल, जानकी चढ़ी है गजल, या जान चढ़ ही गई, ठीक है। इतना मैंने बता दिया था। इसका बताया था मैंने, ऐसी रफ्तार दबेगी संग में भगवान हंसेंगे, मत गा देसी राग, ठीक है, मत का देसी राग। और इसका 112 नंबर आया था, तो ये यू स्मॉल यू बी इसका हो गया था, क्योंकि 100 से ऊपर वाले तत्व होते हैं उनका जो नामांकन है वो कुछ अलग तरीके से किया जाता है, मैं इसके बाद बताऊंगा। तो यहाँ तक आपका सीन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में सीधा इसके बाद ये आपका एस ब्लॉक है 2 तक, पहला और दूसरा वर्ग है वो एस ब्लॉक में आता है, तीसरे से लेके 12वां आपका डी ब्लॉक में आता है। इसके नीचे आपका एफ ब्लॉक होता है, ठीक है, जो 2 आवर्तों में बटा हुआ होता है, 2 में बटा होता है, वो इनके बीच में ही आता है, ठीक है, यहाँ पर बीच में आता है वो। उसके बाद आगे वाला है जो, ठीक है, एफ ब्लॉक यहाँ आ जाता है आपका एफ ब्लॉक, और इस जगह आता है आपका पी ब्लॉक। कौन सा? पी ब्लॉक। तो मैं पी ब्लॉक की बात कर लेता हूं डी ब्लॉक को मिटा के, ठीक है। जरा देखो, डी ब्लॉक आपको याद हो गया होगा, पहले वाला लेक्चर देखा होगा आपने उससे, अगर किसी ने नहीं देखा है तो पुराने वाले लेक्चर को आप देख लीजिए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सबसे खतरनाक ट्रिक के नाम से बनाया हुआ है लेक्चर। उसके बाद आपका ये एस ब्लॉक हो गया। अब मैं पी ब्लॉक बना देता हूँ। तो पी ब्लॉक देखो, हाइड्रोजन के सिद्ध में कौन सा आता है आपका? हीलियम, यहाँ तक दिख रहा है सबको, हीलियम। फिर यहाँ आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर नियोन। इतना याद है सबको, 10 तक के तत्व तो याद ही होते हैं सबको। उसके बाद देखो, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, याद रहेगा। उसके बाद देखो, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब
भिखारी या भाई, जो भी आपकी मर्जी हो याद कर सकते हो। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी या भाई, जो भी आपकी मर्जी हो याद कर लो। फिर ओल्ड स्टाइल से टीपो, नए तरीके नहीं लगाने हैं टीपने में, ओल्ड स्टाइल से टीपो, याद हो जाएगी। उसके बाद फिर कल बाहर आई, कौन आई फिर कल बाहर? आंटी। कौन आई? पड़ोस वाली आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। फिर उसके बाद हरभजन ने अगर कर, हरभजन ने अगर कर को 80 यानी 0 रन पर आउट किया। हरभजन ने अगर कर को 0 रन पर आउट किया। ठीक है। अब ये जो इनके बाद वाला जो ये लास्ट वाला था, ये मैंने बताया था ये 100 के बाद वाला था। यहाँ से 113 से स्टार्ट होता है और 118 तक जाता है ये। तो 113 से लेके जो 118, वैसे 100 के बाद ही 101 से लेके 118 तक के दो तत्व थे, या तो वो किसी वैज्ञानिक के नाम पे रखे गए या फिर उनका नामांकन कुछ अलग तरीके से किया गया था। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यह आपका पी ब्लॉक है। अब मैं आपको अभी ये नहीं बताऊंगा कि पी ब्लॉक में क्या होता है, एस ब्लॉक में क्या होता है, डी ब्लॉक में क्या होता है। आप जनरल जी थोड़ा थोड़ा देख लो। जो पहला होता है इसे सार धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार धातु। ठीक है। दूसरा है इसे बोलते हैं सार मर्दा धातु, सार मर्दा धातु। ठीक है। आपका ये है, इसे कार्बन परिवार, कार्बन है तो कार्बन परिवार, इसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन परिवार या निकोजन परिवार। कौन सा? निकोजन परिवार। इसे ऑक्सीजन परिवार या चाल्कोजन परिवार। कौन सा? चाल्कोजन परिवार। इसे फ्लोरीन हेलोजन परिवार और इसे अक्रिय गैस है। कौन सा? अक्रिय गैस है या उत्कृष्ट गैस। ठीक है। हेलोजन परिवार, चाल्कोजन परिवार, निकोजन परिवार, कार्बन परिवार और बोरोन परिवार। इस तरह से ये सारे के सारे एक परिवार की तरह काम करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखो, आवर्त सारणी है, उसकी प्रत्येक आवर्त की शुरुआत तो सार धातु से होती है और अंतिम जो आवर्त है उसका जो सबसे लास्ट वाला तत्व होता है, यानी आवर्त सारणी की शुरुआत सार धातु से, किसी भी एक आवर्त की शुरुआत सार धातु से होके अक्रिय गैस में समाप्त होती है पहले आवर्त को छोड़ के। क्योंकि पहले आवर्त में ये सार धातु नहीं है, हाइड्रोजन, ये सारी धातु वर्ग जरूर है लेकिन हाइड्रोजन सार धातु नहीं है, क्योंकि ये तो गैस है और ये सार धातु में काउंट नहीं होती है। एस ब्लॉक में काउंट होती है लेकिन सार धातु में काउंट नहीं होती है। ये बात याद रहेगी ना सबको। तो यानी पहले आवर्त को छोड़ के सारे के सारे आवर्त हैं उनकी शुरुआत सार धातु से होती है और अक्रिय गैस पे जाके समाप्त होती है। ये बात याद रहेगी ना। ठीक है। अब देखो इसमें ये जो जितने भी वर्ग है, पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग है, चाहे ये वाला वर्ग हो, ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, कोई सा भी वर्ग हो, इनका जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो सबका समान होता है। यानी प्रत्येक वर्ग में बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे? 18। 12 तक मैंने काउंट करा दिए थे। ये 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर और ये 18 नंबर। इस तरह से 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। 7 आवर्त मैंने काउंट करवाई दिए थे। 7 आवर्त होते हैं। लेंथेनोड होते हैं नीचे और एक्टिनोड होते हैं। लेंथेनोड और एक्टिनोड के बारे में मैं सारी की सारी कंप्लीट बातें डी ब्लॉक में कर चुका हूं और जो कुछ बची कुछ बातें हैं वो बाद में और कर लेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व हैं उनका नामांकन किस तरह से किया जाए। सर आपने बता तो दिया कि उनका नामांकन किया जाता है, लेकिन वो किस तरह से किया जाता है? तो देखो उनका नामांकन मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से किया जाता है। उसके बाद में आवर्त सारणी की 2 छोटी छोटी चीजें हैं वो भी पढ़ेंगे, फिर आज के लेक्चर को खत्म करेंगे। देखो 100 से ऊपर वाले जो तत्व है उनका नामांकन देखो। अब 100 से ऊपर वाला तत्व मान लो 101 है, 2 डिजिट आ रही है 101। ठीक है। अब यह आ सकता है 109, यानी 0 से लेके 9 तक की कोई संख्या आएगी। तो मैं बात कर लेता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इनमें क्या क्या होगा देखो। अगर 0 आया तो उसका नामांकन करते हैं नील से। किससे? नील से, NIL, नील लिख देते हैं उसका नाम। 1 आया, 1 आया तो उसका अन कर देते हैं, 2 आया उसका बाई कर देते हैं, 3 आया उसका ट्राई कर देते हैं। ठीक है। 4 आया उसका क्वाड कर देते हैं, 5 आया उसका पेंट कर देते हैं, 6 आया उसका हेक्स कर देते हैं, 7 आया उसका सेप्ट कर देते हैं,
8 आया उसका ओक्ट कर देते हैं और 9 आया उसका ENN इन कर देते हैं। समझ गए क्या? इस तरह से नामांकन लिख देते हैं। अब इनका जो प्रतीक है, ये तो नामांकन का नाम ही हुआ है। अब इनका जो प्रतीक है, पहला जो अक्षर है N U B T Q P H S O और E, इस तरह से इनका करते हैं। अब देखो सर नामांकन सिखाओ मुझे। तो देखो नामांकन बेटा 101 वाला तत्व है, उसका नामांकन कैसे होगा? तो नामांकन में देखो इसमें कुछ ही नहीं करना, ये जो जैसा जैसा डिजिट के सामने नाम लिखा हुआ है वैसा लिख दो और लास्ट में इसमें ऐड कर देना IUM, या तो IUM या ऐड कर देना UM। अब समझ में नहीं आ रही सर UM किस में ऐड करें और IUM किस में ऐड करें? देखो बेटा जिसके लास्ट में, जैसे ये सबसे लास्ट वाला आ जाए तो I पहले से आ रखा है तो UM ऐड करेंगे, I पहले से आ रखा है UM ऐड करेंगे, और सब में I नहीं आ रहा लास्ट में तो उसमें IUM ऐड करेंगे। एग्जांपल देता हूं जरा देखो, 101 है, एक को क्या लिखूंगा? अन, येलो साहब अन लिख दिया। 0 को क्या लिखूंगा? नील, NIL नील लिख दिया। फिर एक को क्या लिखूंगा? अन, येलो UN। क्या इसमें I आया क्या लास्ट में? नहीं आया, तो ऐड क्या होगा? IUM। तो नाम क्या बन जाएगा? UNNIL UNIUM, अननील अनईएम। समझ गए क्या? ये 101 वाले तत्व का नामांकन हो गया। अब बात करता हूं, मान लो 103 वाले का करता हूं मैं। तो 1 का अन, 0 का नील, 3 का ट्राई, आया गया लास्ट में तो अब आई नहीं लगाऊंगा, UM ही लगाऊंगा, केवल UM, अननील ट्राइयम। समझ में आ गया क्या? अब 118 वाले का बना लो, 115 का बना लो, 120 का बना लो, किसी का बना लो। अब इनके प्रतीक की बात करें सर, ये तो नाम हुआ है, केवल हाइड्रोजन को H से दर्शाते हैं। ये तो केवल हाइड्रोजन लिखा है आपने, H कहाँ लिखा वो बताओ। तो देखो इनका जो प्रतीक है 101, तो इनका प्रतीक है फर्स्ट से उठा लो, पहला कैपिटल लिख दो, बाकी के स्मॉल। 1 है तो N, 1 है तो U लिखते हैं, ये लो U लिख दिया मैंने प्रतीक में। फिर 0 है N, ये स्मॉल n लिख दिया। फिर 1 है U, ये लो NU हो गया। 103 वाला है, उसका कैसे लिखूंगा? 1 का U, 0 का N और 3 का T, UNT, यह नाम हो गया। इस तरह से 100 से ऊपर वाले तत्व होते हैं, उनके परमाणु क्रम, उनका जो नामांकन है वो कुछ इस तरीके से किया जाता है। ये बात समझ में आ रही है? इसके बाद देखो आवर्त सारणी में जितने भी जो आवर्त बनाए गए थे उनमें से क्या हुआ था कि कुछ को छोटे वर्ग नाम दिया गया था, कुछ को बड़े वर्ग नाम दिया गया था। उनका नामांकन किस तरह से क्या था, एक बार वो थोड़ा सा और देख लो। देखो बात करते हैं आपके, पहला वर्ग था आपका हाइड्रोजन, हेली ना की रब से फरियाद, ठीक है। लास्ट में था हरभजन ने अगर कर को अक्सी आरन पर आउट किया, तो 118 है तो यू ओ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन है, यह आपका 1 नंबर पे आता है, लिथियम है आपका 3 नंबर पे आता है, सोडियम आपका 11 नंबर पे आता है, ठीक है। पोटेशियम है वो आपका 19 नंबर पे आता है, रुबिडियम आपका 37 नंबर पे आता है, और सीजियम है वो आपका 55 नंबर पे आता है, ठीक है। और आपका जो सबसे लास्ट वाला है ये 87 नंबर पे आता है। समझ गए क्या? अब इसके बाद जो हीलियम है वो आपका 2 नंबर पे आता है, नियोन 10 नंबर पे आता है, ऑर्गन 18 नंबर पे आता है, क्रिप्टोन आपका 36 नंबर पे आता है, जीनोन आपका 54 नंबर पे आता है, और ये आपका 86 नंबर पे आता है, और ये आपका 118 नंबर पे आता है। अब आप देखो इनमें कितने तत्व आ रहे हैं। देखो इसमें केवल 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए इसे बहुत ही छोटा आवर्त नाम दिया गया। कौन सा नाम? बहुत ही छोटा। इसमें देखो 8 आ रहे हैं, इसमें भी 8 आ रहे हैं, इसलिए इसे लघु आवर्त दिया गया। कौन सा? लघु आवर्त नाम दिया गया, ठीक है। इसमें देखो इसमें 18 आ रहे हैं, इसमें 18 आ रहे हैं, इनको दीर्घ आवर्त नाम दिया गया। कौन सा? दीर्घ आवर्त, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें भी 32 आ रहे हैं और इसमें भी 32 आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है, 32 कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। वैसे नामकरण 32 का कर दिया है,
लेकिन 32 कंप्लीट नहीं हो पाए, इसीलिए इन दोनों को अति दीर्घ नाम दिया गया। कौन सा? अति दीर्घ। अब देखो आपसे एक चीज पूछी जा सकती है। कौन सी एक चीज? वो चीज ये पूछी जा सकती है कि सबसे ज्यादा तत्व कौन से आवर्त में है। आपके पास छठा भी ऑप्शन और सातवां भी ऑप्शन हो, तो आपको ऑप्शन कौन सा आंसर करना है? छठे वाला, क्योंकि सातवां भी अनकंप्लीट है सर। क्या है? सातवां अनकंप्लीट है। तो छठे आवर्त में सबसे ज्यादा तत्व होते हैं, कितने होते हैं? 32। सातवें में कितने होते हैं? होते तो 32 ही हैं, लेकिन अभी पता नहीं कितने कंप्लीट हुए हैं, अभी 28 29 के समथिंग ही कंप्लीट हुए हैं। वर्ग की बात करें तो सबसे ज्यादा तत्व कौन से वर्ग में होते हैं? तीसरे वर्ग में। अब सर ये क्या लफड़ा है भाई? तीसरे वर्ग में होते हैं, तीसरे वर्ग में भी 32 तत्व ही होते हैं सर। 7 ही तो आवर्त इस तरह से है, 7 आवर्त तो 7 ही तत्व हो सकते हैं? नहीं, 7 ही नहीं, 4 तत्व तो होते हैं आपके खुद के। इसके 4 तत्व तो डी ब्लॉक के, तीसरा वर्ग डी ब्लॉक से स्टार्ट होता है। 4 तत्व तो डी ब्लॉक के होते हैं और 28 तत्व ए ब्लॉक के होते हैं। इस तरह से मिला के कितने, यानी जो ए ब्लॉक है वो पूरा का पूरा किस में आता है? तीसरे वर्ग में। इस तरह से मिला के 32 तत्व होते हैं किसमें? आपके तीसरे वर्ग में। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उसके बाद बात करेंगे हम जो इनकी प्रॉपर्टीज है, धात्विक गुणधर्म है, परमाणु त्रिज्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, आयनन एंथैल्पी है, विद्युत ऋणता है और इनकी ऑक्साइड प्रकृति। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।